जम्मू कश्मीर में जब 90s में मिलिटेंसी शुरू हुई तो मिलिटेंसी शुरू होने के साथ ही उस वक्त जो गृह मंत्री थे, कंट्री के जो गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिनका इंतकाल हो चुका है, तो उसकी जो बेटी है रूबिया सईद, उसका अपहरण किया गया था। JKLF के जो मिलिटेंट से उन्होंने उसका अपहरण किया था और अपहरण के बदले उन्होंने एक डिमांड रखी थी, उनके 4 से लेकर 5 जो उनके साथी हैं, उनके जो मिलिटेंट्स हैं, उनको रिहा कर दिया जाएगा। उसके बाद सरकार ने उनकी जो डिमांड है वो मान ली और उसके बदले रूबिया सईद के बदले उन्होंने सरकार ने उस समय 5 मिलिटेंट्स को रिहा कर दिया था, जिसके बारे में यासीन मलिक जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनके खिलाफ तब से लेके आज तक एक केस चल रहा है जम्मू की एक अदालत में। और रूबिया सईद जो छोटी बहन है महबूबा मुफ्ती की, तमिलनाडु में अपने हस्बैंड के साथ रहती है, उसको समन निकाली गई थी कोर्ट से, उसके नाम पे एक समन जारी कर दी गई थी और कल यानी सैटरडे को वो कोर्ट में जम्मू में हाजिर हुई। तो उनका ये काम था वहाँ पे कि यासीन मलिक को पहचानने का काम दिया गया था कोर्ट ने उससे कि यासीन मलिक उस अपहरण केस में शामिल थे या नहीं थे। उसके बाद उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया यासीन मलिक को और आज उसकी जो बड़ी बहन है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है जम्मू कश्मीर की, PDP की जो प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती, उनसे जब पत्रकारों ने श्रीनगर में पूछा कि यासीन मलिक को पहचानने का काम आपकी छोटी बहन ने किया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, तो सीधी सी बात है, वहाँ पे जो पूर्व मुख्यमंत्री है महबूबा मुफ्ती, PDP की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती, उसने कहा कि उसने कानून का साथ दिया है। मतलब उसकी जो छोटी बहन है रूबिया से, जिनका अपहरण किया गया था, उसने कानून का साथ दिया और कानून का जो काम, कानून ने उसे जो काम सौंपा था वो उसने पूरा कर दिया है। और उसका कहना था कि 32 साल हो चुके हैं और पब्लिक डोमेन में यासीन मलिक है और यासीन मलिक ऐसा शख्स है कि उसे हर कोई पहचान सकता है, लेकिन बाकी लोग जो उस समय उसके साथ थे उसके लिए उसे पहचानना मुश्किल था। तो जाहिर सी बात है महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने यहाँ के जो कंट्री के जो कोर्ट हैं या मीडिया है या बाकी जो एजेंसीज हैं, उनके बारे में फिर से वही बात दोहराई है कि कंट्री के जो भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा की जो सरकार है, भाजपा की सरकार ने दबा के रखा है मीडिया को, यहाँ की जो कोर्ट है या यहाँ की जो दीगर एजेंसीज हैं उनको दबा के रखा, उनको अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है और जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। ये महबूबा मुफ्ती का कहना है, मेरा नहीं कहना है। तो आइए सुनते हैं महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है। नहीं, वो तो नेचुरल सी बात है, जिस तरह जो मरकज़ ने जम्मू कश्मीर में पॉलिसी अपनाई है दबाव और धौंस की, कि हर चीज़ को माइट इज़ राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो ज़बरदस्ती की, दबाव की, फोर्स की, कोई बात करता है तो उसको पकड़ के ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं, ज़मानत नहीं होती है, छापे डाले जाते हैं, पॉलिटिशियंस को हरासा किया जाता है, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की जाती है, जो इनके साथ शामिल नहीं होते हैं उसको छापे डाले जाते हैं। और जनरल लोगों को, जैसे अभी भी हमारे हज़ारों के तादाद में हमारे नौजवान जेलों में है, जम्मू कश्मीर के जेल पे नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर के जेलों में है, और वो सब गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके माँ बाप के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो जाके उनको वहाँ मिल आए, तो उनका केस लड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है, वो केस क्या लड़ेंगे बेचारे गरीब लोग। तो इस तरह से मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर में बहुत नाइंसाफियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल जो है बड़ा डरावना है, खौफनाक है। तो उस वजह से यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी एक मखमसे में है कि हम क्या करें, कैसे आगे चलें। इलेक्शन के बारे में हमें मालूम नहीं कि इलेक्शन कब होंगे नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह बीजेपी यहाँ अपना कानून इस्तेमाल कर रही है, रोज नित नए कानून लाके जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर कर रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो है उनकी जो वजूद है उसको मिटाने की कोशिश कर रही है। चाहे वो हमारे जॉब्स हो, चाहे हमारे ज़मीनें हो, चाहे हमारे ज़राए हो, चाहे हमारा तशख़्ख़ुस हो, सबको मिटाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इलेक्शन करने में इनको हिचकिचाहट हो रही है। तो जब इलेक्शन होंगे तब देखा जाएगा। अगले महीने 3 साल होने जा रहे हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल को। ये बताया गया था, होम मिनिस्टर की तरफ से एक वर्ड दिया गया था कि सही टाइम पे रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड होगा। 3 साल में कोई सही टाइम नहीं। आप देखते हैं कि जो बीजेपी का है ज़्यादा जुमलाबाजी होती है, जो ये वादे करते हैं उसके ऊपर नहीं उतरते हैं, बल्कि उन वादों से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खड़ा करते हैं। पूरे मुल्क में आप देखिए इस वक्त कितना तजाद है, कितना आपस में टेंशन है दो मजहबों के बीच में। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी जो है डिलीवर नहीं कर पाई। जो एक गवर्नेंस का काम होता है,
अच्छी गवर्नेंस देना, लोगों को रोजगार देना, लोगों को अच्छी जिंदगी देना, सड़कें देना, अस्पताल देना, स्कूल देना, वो तो नहीं दे पा रही है। तो इसलिए अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाती है और जो जबान से कहती है उस पर बिल्कुल अमल नहीं करती। रुबिया सईद के हवाले से कुछ आप बात करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, रुबिया सईद को उसको एज अ विटनेस बुलाया गया था, जैसे कि आपको भी कल को बुला सकते हैं कि भाई आपको किसी की पहचान करनी है, उसको बुलाया गया कि आपको पहचान करनी है किसी की बहैसियत विटनेस, और वो इनकार नहीं कर सकती थी इसमें। वो गई, चूंकि यासीन मलिक जो है वो पब्लिक डोमेन में काफी देर से रह चुके हैं, उनको पहचानना उसके लिए आसान था क्योंकि 32 साल हो गए हैं। तो 32 साल में तो इंसान बहुत कुछ भूल जाता है। तो चूंकि यासीन मलिक को पहचानना आसान था, उसको उन्होंने पहचाना। जहां तक बाकियों का सवाल है तो वो किसी की पहचान नहीं कर सकी, और जो उसका फर्ज था, एक कानूनी कार्रवाई थी, उसको उसने मुकम्मल किया और कुछ भी नहीं। मैडम, एज ए पड़ोसी आपके और बीच में अगर किसी किस्म की रंजिश है तो तीसरे पर असर पड़ता है। ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो अक्रॉस द बॉर्डर हमारे पड़ोसी है, जो उस वक्त वहाँ पोजीशन है, मुझे लगता है डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे भी असर हो रहा है। देखिए, डिस्टर्बेंस तो वहाँ बहुत ज्यादा है, वहाँ एक किस्म की डिस्टर्बेंस है, पर मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ वहाँ से कम डिस्टर्बेंस नहीं है। वहाँ के लोग जो लोग हैं इक्तिसादी तौर पे खत्म हो गए हैं, लोन उनका नहीं मिल रहा है, उनकी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। मगर हमारे इस मुल्क के अंदर, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, हमारे कम से कम वहाँ की इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, वहाँ की जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। मगर हमारी जुडिशरी हो, हमारा मीडिया हो, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, जो इसका स्टेट का ऑर्गन हो, एजेंसीज हो, तो सब इस वक्त सबवर्ट की गई हैं, सब बीजेपी के इशारे पे काम करती हैं और मुल्क को दे हैव टेकन द होल कंट्री फॉर अ राइड। तो मैं समझती हूँ हमारे यहाँ के हालात कुछ बेहतर नहीं है पड़ोसी से। अनफॉर्चुनेटली पुलवामा में अभी एक इंसिडेंट हो गया फायरिंग का, जहाँ एएसआई कम हो गया, इंजरीज अच्छा। सीआरपीएफ का, तो ये मरने का सिलसिला ये तो अल्टीमेट हल क्या होगा इस मामले का? ये तो हाईली कंडेमनेबल है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बंदूक से, ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। तो दोनों तरफ से डायलॉग करने की जरूरत पड़ेगी, चाहे यहाँ से हो चाहे वहां से हो। जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, और जब हम बार बार कहते हैं कि ये जो मिलिटेंसी है पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, तो उसके लिए भी पाकिस्तान से ही बात करनी है। जैसे वाजपेयी जी ने पाकिस्तान से बात की थी तो मिलिटेंसी कम हो गई थी, इन्फिल्ट्रेशन डाउन हो गई थी। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ जो तमाम फरीक हैं उनसे बात करने की जरूरत है और मसले का हल निकालने की जरूरत है, ताकि चाहे वो हमारा बिहार का कोई फौजी हो, चाहे सीआरपी का जवान हो, चाहे हमारे मुश्ताक जैसा जो एएसआई थे वो हो, चाहे आम इंसान हो, चाहे मुस्लिम जैसा लड़का हो जिसको कस्टडी में मार दिया, तो ये खून खराबा बंद किया जाए। डायलॉग इज द ओनली वे, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। कल जो हमारी एक पार्टी ने कहा है कि कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती है एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मैं समझती हूँ कि जद्दोजहद करना इंसान का हक है और हमारा फर्ज है। पीडीपी एक जमात नहीं, एक तहरीक है। हमने पहले भी जद्दोजहद की, तो कोई ये कहते थे कि भाई मुजफ्फराबाद रास्ता कोई खोल नहीं सकता है, तो मुफ्ती साहब ने खोल के दिखा दिया ना, उस पर कारोबार भी चला, बाकी चीजें भी आज तो बंद है। इसी तरह मेरा ये मकसद है कि 370 से बड़ा मसला है मसला कश्मीर को हल करना। 370 तो एक कदम है उसकी तरफ, मगर मसला कश्मीर को हल करना, 370 को बहाल करना, ये हमारे एजेंडे में है और इसके लिए हम जितना भी हो सकेगा हम इसके लिए जद्दोजहद आखिरी वक्त तक करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे, सुप्रीम कोर्ट 3 साल से उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है केस सुनने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? थैंक यू।